गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा फंक्शन की सेकंड क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होती है और बेटा कोडोमेन क्या होती है। ठीक है ना। आज हम बेटा उसको हमने समझा था कि रियल वर्ल्ड के अंदर फंक्शन क्या चीज होती है, रियल वर्ल्ड में हम डोमेन किसे बोलते हैं, कोडोमेन किसे बोलते हैं, रेंज किसे बोलते हैं और बेटा इन सभी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन पढ़ लिया था। आगे बात करते हैं बेटा। बेटा देखिए फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन करने का बेटा एक तरीका तो बेटा मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अगर बेटा मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को बेटा फंक्शन को भी इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे y बेटा मेरा क्या होता है, आउटपुट होता है, f मेरा फंक्शन होता है और x मेरा डोमेन होता है। ठीक है ना, मतलब कि y इज इक्वल टू, अगर मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, एफ एक्स की बात कर रहा हूं बेटा, तो बेटा ये मेरा हो जाएगा रेंज। ठीक है बेटा, ये जो x है बेटा मेरे पास, ये x बेटा मेरे पास हो जाएगा डोमेन, और बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बेटा मेरा हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बेटा देखिए फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के बेटा समझने के लिए बेटा मेरे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बेटा मैपिंग मेथड। कौन सा होता है बेटा, मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड में क्या होता है बेटा, जरा समझिए कि मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने दो सेट फॉर्म किए, सेट ए और सेट बी। बेटा सेट ए के अंदर एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4 5 6, और सेट बी के अंदर बेटा मेरे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इसमें 5 तक और बेटा इसमें 6 तक। तो बेटा मैंने क्या किया, देखो सेट ए और सेट बी दो अलग अलग सेट है। ठीक है, और मुझे दोनों सेट को रिलेट करना है, तो बेटा मैंने अपनी तरफ से एक रिलेशन बनाया, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मतलब इन दोनों को रिलेट करने वाला पैरामीटर कौन सा है, x प्लस वन। ठीक है, तो मैंने कहा था बेटा ये मेरा डोमेन है, डोमेन मतलब ये बेटा मेरा हो जाएगा x। ठीक है, ये मेरा कोडोमेन है। ठीक है ना, ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा कोडोमेन। हाँ बेटा, तो बेटा ये सारे मेरे एलिमेंट x हो गए और बेटा ये मेरा कोडोमेन हो गया। अब y क्या है बेटा, y मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा अगर मैं फंक्शन में, अगर मैं फंक्शन के अंदर x की जगह 1 रखता हूँ तो 1 प्लस 1 कितना मिलेगा, 2। x की जगह 2 रखिए, 2 प्लस 1 3। जब मैं 3 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4। ठीक है ना, 4 रखने पे 5 और बेटा 5 रखने पे 6। मतलब बेटा मैंने x की वैल्यूज को जब ये सारी वैल्यूज रखी बेटा, तो मुझे क्या मिला, तो बेटा मुझे 2 से लेके 6 तक की वैल्यूज मिली। तो मेरे आउटपुट क्या हुए बेटा, 2 से लेके 6 तक के बेटा मेरे आउटपुट हुए। ठीक, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा था आउटपुट अगर आपके सामने आते हैं, जो भी आपके आउटपुट है तो उसमें क्या बोलता हूँ, रेंज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, रेंज। तो बेटा ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये जो मेरे पास छोटा सेट बन रहा है बेटा, ये मेरा रेंज होगा, और जो मेरा बड़ा वाला ओरिजिनल सेट था बेटा, वो मेरा क्या होगा, कोडोमेन होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अभी सेकंड बार समझिएगा बेटा कि इसके अंदर बेटा देखिए रिलेशन जो मेरे पास है वो 1 1 है, मतलब 1 का 2 से, 2 का 3 से, मतलब एक एलिमेंट सेट का ए, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से लिंक हो रहा है। तो बेटा मैं इसको क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैं इसको 1 1 बोल सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या बोल सकता हूँ, 1 1। तो पहली बात तो 1 1। और अगर मान लो एक आपका 2 से लिंक होता, किससे, एक आपका 2 से लिंक होता, तो फंक्शन होता क्या, पता क्या, याद है आपको, मैंने, अच्छा ये हम आगे बताते हैं। एक का अगर दो से लिंकिंग होगा तो फंक्शन होगा या नहीं होगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट ये वाला फंक्शन कौन सा है बेटा, ये बेटा मेरा 1 1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब बेटा इधर एक बात समझिएगा कि इस पूरे फंक्शन के अंदर जो मेरी रेंज है, देखो अगर मैं इधर एक इमेज मिरर डालता हूँ, क्या डालता हूँ, मिरर। ठीक है ना, ये मेरा मिरर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं मिरर डालता हूं तो बेटा मुझे क्या दिख रहा है कि जो 1 की इमेज थी वो क्या है, 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज बेटा 6। तो बेटा रेंज को हम इमेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज को कई बार इमेज भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है ना, क्योंकि इमेज को आप आगे एक जगह और पढ़ोगे। ठीक है ना। और बेटा अगर मैं ध्यान दूं तो ये इमेज, तो बेटा ये क्या है बेटा, वो जिससे इमेज बनी है, तो बेटा मैं इसको कई बार प्री इमेज भी बोलता हूं। मतलब रेंज को हम इमेज भी बोलते हैं, रेंज, आउटपुट या इमेज। और ये क्या था बेटा, मेरा डोमेन था, और मैंने बोले सो और क्या बोलते हैं, प्री इमेज भी बोलते हैं। तो मैं इसे क्या बोलूंगा बेटा, इनपुट, डोमेन और प्री इमेज। क्लियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड काम की बात समझना बेटा कि इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन में बेटा अगर मैं बात करूं, कोडोमेन और रेंज बेटा मेरी इक्वल नहीं है। कोडोमेन और रेंज बेटा मेरी इक्वल नहीं है। देखो पहली बात तो मैंने कहा रेंज ऑलवेज कोडोमेन का हिस्सा होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, रेंज इज ए सबसेट एंड इक्वल टू कोडोमेन। मतलब या फिर तो रेंज कोडोमेन से छोटा होगा, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, या फिर तो रेंज कोडोमेन से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, या उसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब या फिर तो रेंज कोडोमेन का हिस्सा होगा, ठीक है ना, थोड़ा कुछ हिस्सा, ठीक है, मतलब कुछ पार्ट कोडोमेन का मैं नहीं लूंगा, या फिर बेटा कोडोमेन और डोमेन बेटा मेरे बराबर होंगे। जैसे कि मैं बात करूं इसके अंदर बेटा मेरी रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। ठीक है, तो बेटा दो ही केस बनता है, या फिर तो रेंज और कोडोमेन मेरे बराबर नहीं होंगे, मतलब रेंज कोडोमेन से छोटा होगा। सेकंड के ऑप्शन क्या होता है बेटा कि रेंज और कोडोमेन बेटा मेरे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, अगर रेंज और कोडोमेन रेंज कोडोमेन से छोटा है, मतलब इनसाइड है, मतलब रेंज कोडोमेन के इनसाइड है बेटा, तो बेटा मैं उसको बोलता हूं इनटू फंक्शन। क्या बोलता हूं? इनटू फंक्शन। वैसे बेटा ये आपके अगले साल 12th में आएंगे, बट फिर भी मैं आपको एक नाम इंट्रोड्यूस करा देता हूं, कभी काम पड़ा तो हम शायद यूज कर जाए। ठीक है, और अगर दोनों बराबर हैं तो मैं क्या बोलूंगा, ऑन टू फंक्शन। अगर इनसाइड है मतलब रेंज छोटा है, इन है, तो मैं बोलूंगा इनटू। ठीक है, और अगर बराबर है तो ऑन टू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, पहला मेथड बेटा मेरे पास ये वाला था। सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सेकंड मेथड होता है बेटा ऑर्डर्ड पेयर मेथड। ऑर्डर्ड पेयर मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, मैं पेयर में लिखता हूं, मतलब जो मेरी इनपुट आउटपुट पेयर में आएंगे। जैसे कि मेरी 1 का इनपुट आउटपुट क्या था, 2 था, तो मैंने क्या लिखा 1,2। उसके बाद 2 का आउटपुट क्या था, 3 था, तो 2,3। उसके बाद 3 का 4, 3,4, 4 का 5, 4,5 एंड 5 का 6, 5,6। ठीक है, तो बेटा इसको मैं बोलता हूँ बेटा ऑर्डर्ड पेयर मेथड। क्या बोलता हूँ? ऑर्डर्ड पेयर मेथड। बट बेटा इस मेथड में क्या किया बेटा, इसके अंदर बेटा हमको डोमेन और रेंज मिलती है, डोमेन और रेंज। बेटा यहाँ पे कोडोमेन नहीं मिला। देखो सेट बी के अंदर मेरा 1 एलिमेंट और था जो कि इधर शो नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो बेटा ये जो होगा बेटा हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर मेथड, बट बेटा ये मुझे डोमेन और रेंज को ही डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने क्या देखा, इमेज, सेट ऑफ इमेज रेंज इज इक्वल टू आउटपुट, इज इक्वल टू आउटपुट, और सेट ऑफ प्री इमेज इज इक्वल टू डोमेन इज इक्वल टू इनपुट, इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, अब देखो बेटा इमेज ऑफ 3, आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि 3 की इमेज क्या है, तो बेटा मैं देखूंगा कि 3 किधर था मेरे पास फंक्शन में। देखो मेरे पास 3 क्या था बेटा, ये था मेरे पास 3। 3 की इमेज क्या जा रही है बेटा, 3 की इमेज जा रही है 4, 3 की इमेज जा रही है 4, तो मैं क्या बोलूंगा, इमेज ऑफ 3 इज 4, इमेज ऑफ 3 इज 4। अब बेटा ध्यान रखिए, ये जो इमेज ऑफ 3 है ना बेटा, इसको कई बार हम एफ ऑफ 3 भी बोल देते हैं, क्योंकि देखो आपको याद है मैंने 3 को कहां रखा था बेटा, मैंने 3 को रखा था इस x की जगह था, तो मैंने बोला था 3 + 1 = 4। मतलब अगर इसमें रखूंगा तो इसमें भी रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 = 3 + 1। मतलब जो मुझे 4 मिला बेटा वो एक्चुअल में क्या था, f ऑफ 3 था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर एग्जामिनर आपसे बोल रहा है f ऑफ 3, f ऑफ 3, इसका मतलब बेटा मुझे इनपुट में 3 डाल के, इनपुट में 3 डाल के जो भी मेरा आउटपुट आएगा मुझे वो निकालना है। तो इनपुट में 3 डाला, आउटपुट कितना आया बेटा 4। तो बेटा मैं इसको बोलूंगा कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा 3 है वो क्या है, जो 4 है बेटा वो क्या है, इमेज ऑफ 3 है। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी है बेटा, ये सिंबल क्या है बेटा, ये 1/f नहीं है बेटा। बेटा इसका मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है बेटा, इनवर्स क्या होता है बेटा, सिंपल सी मैं बात करूं कि भाई मैंने कुछ आउटपुट ली, मैंने मशीन से मैंने कुछ इनपुट दिया और उसके करस्पॉन्डेंस मुझे आउटपुट मिला। ठीक है, तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि इनपुट देने पे मुझे क्या आउटपुट मिला। ठीक है, बट इनवर्स में क्या होता है बेटा, इनवर्स में एग्जामिनर आपसे आउटपुट की बात करता है कि अगर मैंने आउटपुट 6 दिया तो बताओ मेरा इनपुट क्या था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे पिछले मैंने बोला कि अगर मेरा इनपुट 3 तो आउटपुट क्या था। इनवर्स में क्या बोलते हैं, इनवर्स में बोलते हैं आउटपुट की बात, कि अगर मेरा 6 आउटपुट था तो मेरा इनपुट क्या था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो हम जानते हैं कि f ऑफ 5 कितना था बेटा, 6 था। ठीक है, तो अगर ये तो मेरा फंक्शन था, इनवर्स का मतलब उल्टी बात करूंगा, मतलब मुझे 6 आउटपुट लेना है तो मैं इनपुट क्या बोलूं, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, मैंने f को उधर ले गया और बेटा मैंने इसको बोल दिया f इनवर्स। क्या बोल दिया, f इनवर्स 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब प्री इमेज 6 क्या है, मेरा आउटपुट है,
तो मैं बोलूंगा प्री इमेज ऑफ 6। 6 की प्री इमेज कौन सी थी बेटा? 6 की प्री इमेज थी बेटा मेरे पास 5। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ इस चीज को? क्या समझ में आया? बेटा इनवर्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए फंक्शन के अंदर बात करें तो फंक्शन की कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, कुछ बेसिक चीज होती है। पहली बात तो देयर शुड बी y फॉर एवरी x, ठीक है। इसका मतलब समझना कि मेरे पास जो सेट ए है, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई y होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे एग्जांपल दिया था कि मैंने लिया जूसर, ठीक है। तो बेटा मैं जो भी डोमेन डिफाइन करूंगा उनके लिए कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए क्योंकि अगर आउटपुट ही नहीं होगा बेटा तो बेटा मेरी मशीन वर्केबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो हर एक एक्स के लिए कोई ना कोई वाई होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डेंस कोई ना कोई आउटपुट निकलना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? देयर शुड बी ओनली वन बाय फॉर एवरी एक्स, मतलब हर एक एक्स के लिए सिर्फ एक वाई निकलना चाहिए। मतलब 1 के लिए 2 आया, 2 के लिए 3 आया। मतलब अगर मैं ये बोल दूं 1 ये, तो ये वैलिड नहीं है। क्यों? एक एक्स के लिए बेटा मुझे 2 वाई मिल गए, मतलब तो मेरा फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। एक एक्स के लिए 2 वाई मिल गई मतलब ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? फॉर एवरी एक्स वाई शुड बी डिफाइंड, मतलब हर एक एक्स के लिए वाई डिफाइन होना चाहिए। मतलब क्या बेटा? मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और दे देता 6, क्या इसके कॉरस्पॉन्डेंस कोई एलिमेंट यहाँ पे है? नहीं है। इसका मतलब मेरे इसके कॉरस्पॉन्डेंस कोई वाई डिफाइन नहीं है। तो बेटा ये इसको मैं फंक्शन काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इनपुट ले रहा हूं तो इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बेटा ये मेरी बेसिक कंडीशंस थी फंक्शन होने की, ठीक है। तो अब एक बात देखना, मैंने कहा कि ये मेरा फंक्शन नहीं है, मतलब अगर मेरा एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल रहे हैं तो बेटा मेरा फंक्शन नहीं है, ठीक है। बट उसने ये नहीं कहा मुझसे कि एक आउटपुट पे 2 इनपुट फंक्शन होगा या नहीं होगा। बेटा ये मेरा फंक्शन होगा, जरा समझना क्यों। बेटा देखो मशीनरी मेरी ऑलवेज फंक्शन डिपेंडेंट, पहले पहले एक बात समझना, मशीनरी बेटा मेरी ऑलवेज फंक्शन डिपेंडेंट होती है। देखो सिंपल सी बात है, आपको अगर मान लो आउटपुट चाहिए 2, ठीक है। मान लो आपका ये इस तरह से होता, ये जो फंक्शन है बेटा, ये जो मेरे पास ये चीज ना होके इसकी लिंकिंग में इससे कर देता, ठीक है। इसकी लिंकिंग में इससे कर देता, ठीक है ना। मान लो ये चीज नहीं होती। अब देखो मुझे आउटपुट चाहिए था मान लो 3, तो मैं क्या प्रेस करता? मुझे 1 को प्रेस करना पड़ता, मुझे इनपुट में 1 देना पड़ता, ठीक है। बट 1 देने पे मुझे 2 और 3 दोनों मिलते, बट मुझे रिक्वायरमेंट सिर्फ एक फंक्शन की थी, दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो बेटा ध्यान रखिएगा, फंक्शन मैंने कहा था इंडस्ट्री है, रियल वर्ल्ड से लिंक्ड है। तो जो रियलिटी में हमारी हेल्पफुल है बेटा, हमने उसको ही फंक्शन माना, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिलेशंस में हम ये चीज यही चीज होती है। तो फंक्शन को अलग से देने का पर्पस क्या था कि भैया फंक्शन का मतलब हम रियल वर्ल्ड के थ्रू एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब मेरी आउटपुट डिपेंडेंट होनी चाहिए, हमारा पूरा ऑपरेशन आउटपुट डिपेंडेंट होना चाहिए, आउटपुट कंट्रोल्ड होना चाहिए, मेरी आउटपुट कंट्रोल होनी चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए मुझे पता होना चाहिए, मैं एग्जैक्टली क्या इनपुट दूं कि मुझे एग्जैक्टली अपना आउटपुट मिल जाए। बट अगर एक पे मुझे 2 आउटपुट मिल गए तो फिर बेटा मेरा आउटपुट डिफाइन नहीं रहेगा, एग्जैक्ट नहीं रहेगा। मतलब मुझे 3 चाहिए तो मुझे 2 को भी जबरदस्ती लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 डालने पे मुझे दोनों आउटपुट मिलेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसलिए बेटा मैं इसको फंक्शन काउंट नहीं करता, ठीक है। बट सर अगर उल्टा हो तो उल्टे होने से मतलब क्या? उल्टे होने से मतलब क्या? उल्टे होने का मतलब मैंने कहा एक इनपुट के 2 आउटपुट पॉसिबल नहीं है, बट क्या एक आउटपुट के 2 इनपुट पॉसिबल हैं बेटा? अब हैं। मतलब देखो मुझे 2 चाहिए, मुझे आउटपुट क्या चाहिए? 2, और 2 आउटपुट मुझे 2 डालने पे भी मिल रहा है और 1 डालने पे भी मिल रहा है। अब मेरी चॉइस में जो डाल दूं, 1 डाल दूंगा तो भी 2 मिल जाएगा, 2 डाल दूंगा तो भी 2 मिल जाएगा। मेरा फंक्शन आउटपुट डिस्टर्ब नहीं हुआ, मेरा आउटपुट डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि उसका कंट्रोल और बढ़ गया, क्योंकि अब मेरे पास वो चीज देने के 2 ऑप्शन है, ठीक है। जब इसको समझना इसका मीनिंग क्या है, देखो सिंपल सी बात करते हैं, आप इंडस्ट्रीज में जाते हो तो आपको मशीन को कमांड देने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा मशीन का बंद होना, मशीन का बंद होना, तो आप जानते हो, देखो आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, टाइमर, आप मशीन टाइम सेट कर दिया, जैसे टाइम होगा आपकी मशीन बंद हो जाएगी। पहला मेथड मशीन को बंद करना, मतलब आउटपुट था बेटा मशीन को बंद होना, इनपुट था टाइमर। क्लियर? दूसरा क्या बेटा, मान लो टाइमर खराब हो गया तो मुझे मैनुअल भी करना बंद कर सकता है, तो अभी भी आउटपुट मशीन को बंद करना ही है, बट सेकंड तरीका क्या हो गया बेटा? मैनुअली। क्लियर? मान लो कि भैया आप करना भूल गए और टाइमर भी खराब हो गया, तो क्या होगा? मशीन पे लोड बढ़ेगा।
लोड बढ़ेगा तो मशीन खराब हो सकती है, तो क्या करोगे, तो बेटा एक सर्किट और होगा उसमें, शॉर्ट सर्किट वाला टाइमर होता है ना, कि शॉर्ट अगर वोल्ट आपने ओवरलोड कर दिया है मशीन को तो क्या होता है, मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। जो सिक्योरिटी हम बोलते हैं कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर खुद अपने इनबिल्ट प्रोटेक्शन होता है कि अगर मशीन ओवरलोड होने लगे तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो तीसरा तरीका, मशीन अभी भी आउटपुट एक ही है, मशीन को बंद करना, तरीके कितने हो गए, 3। मान लो वोल्टेज हाई आ गया तो भी क्या होगा, मशीन बंद हो जाएगी। मतलब आउटपुट एक था बट तरीके कितने थे बेटा, 4। क्यों, क्योंकि बेटा हर एक तरीके से मुझे यही आउटपुट चाहिए था, बट हर एक इनपुट की इंपॉर्टेंस अलग अलग थी, ठीक है ना। इसलिए मल्टीपल इनपुट पे आउटपुट हो सकता है, बट एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं हो सकते। इसको और समझना जरा, मैं ग्राफिकली अगर मैं इसको बोलना चाहूं, अगर मैं इसको ग्राफिकली बोलना चाहूं तो बेटा इसका मतलब क्या है हाँ जी बेटा, देखिए बेटा इसका मतलब ये कि अगर मान लो मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूं, कौन सा बेटा, अगर मान लो मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो आप जानते हो ये किसका ग्राफ होता है बेटा, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो देखो मेरा आउटपुट क्या है, मान लो ये 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4, ठीक है। तो बेटा मुझे 4 कब कब मिलेगा, देखो 4 के मिलने के बेटा मेरे पास 2 जगह है। अगर मान लो मैं x की जगह 2 डालता हूं बेटा तो भी मुझे 4 मिलेगा, और -2 डालता हूं बेटा तो भी मुझे 4 मिलेगा। मतलब मेरे इनपुट 2 बट आउटपुट 1, तो बेटा ये मेरा फंक्शन होगा, क्योंकि 2 इनपुट पे 1 आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना। बट अगर बेटा मैं ये वाला ग्राफ ड्रॉ करता हूं, कौन सा, ये वाला, इस बार देखो मैं क्या बोलूंगा, इस बार हो गया बेटा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं इसको x को एक तरफ लिखना था मेरा, तो मैं इसको लिखूंगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब बेटा देखो, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो एक इनपुट पे मुझे 2 आउटपुट मिल रहे हैं, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। देखो y को अगर मान लो ये मेरा पॉइंट 4 है, तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे बेटा, मतलब इनपुट इनपुट में 4 डालूंगा, अगर मैंने x की जगह 4 डाला तो मुझे y क्या मिलेंगे, y मुझे 2 भी मिलेगा और -2 भी मिलेगा। तो बेटा मैं इसको फंक्शन नहीं मानूंगा, ग्राफ ग्राफ बनेगा ग्राफ फॉर्म होगा, बट बेटा ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, ये तो था बेटा मेरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कि कौन सा फंक्शन होता है कौन सा फंक्शन नहीं होता, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन फंक्शन हमने देख लिया। पहली बात तो हम बताए थे, देखो एक इनपुट पे एक आउटपुट फंक्शन होगा, मल्टीपल इनपुट पे सिंगल आउटपुट फंक्शन होगा। मैंने कहा ना एक मशीन को बंद करने के लिए 3 इनपुट पॉसिबल है, मतलब ये फंक्शन होगा, ठीक है। एक इनपुट पे 2 आउटपुट पॉसिबल नहीं है भाई, एक इनपुट पे 2 आउटपुट पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना एक साथ 2 आउटपुट मुझे नहीं पता कौन सा मिलेगा, एक चीज तो दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इधर बेटा मेरे पास फंक्शन इनपुट के लिए कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, देखो इससे इन दोनों की आपस में लिंकिंग नहीं है, मतलब इसके लिए मेरा आउटपुट डिफाइन नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या समझ में आया नहीं आया, क्या बोला मैंने कि ये दोनों फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका समझ लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बट फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो एक ट्रिक बता देता हूँ सिंपल सी। एक आप ये मान लीजिए कि ये बच्चे, ये पापा, एक बच्चा एक पापा, मतलब हर एक बच्चे का एक फादर है। इधर 3 बच्चों के बेटा एक फादर है, हो सकते हैं 3 बच्चों के फादर। इधर मसला क्या है बेटा, एक बच्चा 2 पापा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इधर इस बच्चे के पापा ही नहीं है, गायब हो गया, तो बेटा ये दोनों फंक्शन नहीं है, ये दोनों फंक्शन काउंट हो गए, ठीक है ना। आपको याद रखना है, ये ट्रिक्स है सिंपल कि आप एग्जाम में आए तो तुरंत क्लिक कर सको, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कि ये फंक्शन क्यों है, ये फंक्शन क्यों नहीं है। ट्राई करिए बेसिक से याद रखने का, बट अगर कंफ्यूजन होता है तो हमारे पास ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं बेटा, एक बात और बेटा, ये जो मैंने आपसे बोला इनवर्स का, ये जो इनवर्स मैंने बोला बेटा, इनवर्स को बेटा मैं बोलता हूं इनवर्स फंक्शन। तो बेटा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ये चीज तो होगा, मतलब मैंने जो बोला कि ये उल्टा तो होगा, ठीक है। बट जो मेरे पास उल्टा मेरा काम होगा, जो मतलब 6 के लिए, उसको मैं फंक्शन बोलूं नहीं बोलूं ये गारंटी नहीं है। हो सकता है वो मेरा फंक्शन हो सकता है नहीं हो। रीजन क्या है जरा समझिएगा, एग्जाम्पल दे देते हैं। इनवर्स होने का मतलब होता है कि बेटा मेरा आउटपुट का इनपुट हो जाना, इनवर्स मतलब उल्टा, आउटपुट का इनपुट हो जाना, इनपुट का आउटपुट हो जाना, तो बेटा मैं बोलता हूं इनवर्स। कोई भी फंक्शन था, अगर मैं उसका यहां से यहां गया, जैसे हम बोलते हैं कि भाई मैंने बोला साइन 30,
कितना होता है 1/2, ठीक है ना। बट अगर मैं इनवर्स की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा साइन इनवर्स 1/2, मतलब उल्टा बात कर रहा हूं मैं अब। मतलब साइन में मुझे 1/2 कब मिलेगा, जब इनपुट क्या दूंगा बेटा, मैं इनपुट दूंगा 30। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये मेरा फंक्शन था, ये मेरा इनवर्स फंक्शन था, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना बेटा, इनवर्स फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ हो सकता है फंक्शन हो बट उसका इनवर्स होगा नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है, हो सकता है इनवर्स हो सकता है इनवर्स ना हो, ठीक है। तो देखो इसकी बात किया, देखो ये रिलेशन किया था, ये मेरा फंक्शन था, 1-1 रिलेशन है हर एक के लिए, यहाँ पे सभी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर एक का एक है और एक के एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं है, ठीक है ना। बट अगर मैं उल्टे की बात करता हूँ, इनवर्स की बात करूंगा, तो बेटा इनवर्स होने पे बेटा ये मेरा इनपुट हो जाएगा, ये मेरा आउटपुट होगा, होगा नहीं होगा। अब देखो बेटा जो मेरा ये 1 था बेटा, इसके करस्पॉन्डेंस कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब इनवर्स मेरा फंक्शन नहीं होगा। एफएक्स डिफाइन है बट इनवर्स डिफाइन नहीं है, ठीक है। थोड़ा एडवांस बात बोल गया मैं, आज समझ में आ जाए तो वेरी गुड, नहीं आए तो बेटा ये चीज 12th में फिर से आएंगे आपके सामने, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं बेटा। हाँ बेटा हमने इधर पढ़ा तो एक बात और कर लेते हैं हैंड टू हैंड। ये रहा, ये जो मैपिंग थी हमने पढ़ी थी, क्या ये फंक्शन है क्योंकि देखो एक इनपुट एक आउटपुट, सभी इनपुट के लिए आउटपुट है, मतलब ये मेरा फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है क्या बेटा? ये देखो अगर मैं ध्यान दूं तो एक इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा है, सभी इनपुट के लिए फंक्शन भी है, एक आउटपुट पे दो इनपुट पॉसिबल हैं, याद है, मतलब ये भी मेरा फंक्शन होगा। अब इधर मैं देखूं तो एक इनपुट पे मुझे दो आउटपुट मिल गए, अरे एक बच्चे के दो पापा पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। इधर क्या था, दो बच्चों के एक पापा पॉसिबल है, ठीक है। इधर क्या है, इधर तो पूरा घोटाला हो गया, ठीक है, तो यही मेरा फंक्शन नहीं है। मतलब अगर मैं फंक्शन के अंदर बात करूं बेटा, तो फंक्शन में सिर्फ दो ही रिलेशन होते हैं बेटा, कौन कौन से, मैनी टू वन और 1-to-1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कौन कौन से होते हैं, मैनी टू वन और 1-to-1, सिर्फ फंक्शन के अंदर दो ही रिलेशन होते हैं, मैनी टू वन और 1-to-1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और दूसरा क्या था बेटा, एक रिलेशन बताया था मैंने, इनटू और ऑन टू। इनटू मतलब अगर रेंज कोडोमेन से छोटी हो तो इन, और अगर बराबर हो तो ऑन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हम किधर थे बेटा, हाँ बेटा सेकंड तरीका बेटा, पहला तो बेटा मैंने बता दिया आपको मैपिंग मेथड, ठीक है। दूसरा बेटा जो मेरे पास तरीका है बेटा, उसको मैं बोलता हूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है बेटा, कि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो इफ एनी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन मोर देन 2 टाइम देन इट इज नॉट फंक्शन। मतलब अगर कोई भी लाइन किसी ग्राफ को 2 बार कट कर गई, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, तो बेटा वो मेरा फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये 2 बार कट कर गए, मतलब मुझे एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल गए, एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल गए, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर एक बार ही कट कर रही है, तो देखो इधर एक बार ही कट कर रही है, तो बेटा ये मेरा फंक्शन होगा, ठीक है ना। पर ध्यान रखना मैंने फिर से बोला वर्टिकल लाइन ना कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे 2 बार कट कर गया, मुझे हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है, मेरी काम की बात क्या, वर्टिकल लाइन एक बार कर लीजिए, मतलब एक इनपुट पे एक आउटपुट ही मिलना चाहिए, ठीक है। देखो एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, फंक्शन है फंक्शन है फंक्शन नहीं है। एक इनपुट 2 आउटपुट, फंक्शन नहीं है, 2 बार कट कर रही है। एक इनपुट 2 आउटपुट, 2 बार कट कर रही है, फिर से फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये डार्क है, ये भी डार्क है, ठीक है। बट इधर मैं बोलूं ये फंक्शन है। बेटा ध्यान रखना, अगर मैंने दोनों को डार्क कर दिया तो फंक्शन नहीं होगा। क्यों? एक 0 पे बेटा मुझे 2 आउटपुट मिल जाएंगे, तो बेटा एक को मैंने ओपन रखा है और एक को बेटा मैंने डार्क किया, ठीक है। चलिए ये भी मेरा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये जो लाइन है बेटा वो फंक्शन को इनफाइनाइटली कट करेगी, ठीक है ना। बेटा तो आज की क्लास में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कि फंक्शन क्या होता है, हम फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इनपुट, मैनी वन, ऑन टू, ठीक है। चलिए बेटा अब हम आते हैं बेटा बेसिक पे। बेसिक पे देखो फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, फंक्शन को कैसे फाइंड करना है वो हमने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे थोड़े बेसिक जो हमको आगे करते समय काम आएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है बेटा बेसिक। बेसिक एक पहले कुछ पॉइंट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट बेटा मेरे पास क्या होता है, कि जो भी मेरा स्क्वायर रूट फंक्शन होता है बेटा वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। काम की बात, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सर इसका फायदा क्या है सर, इसका कुछ कुछ मतलब अगर बात उसको कोई प्रॉफिट बेटा तो जरा समझना इसका कहने का मतलब क्या है बेटा। देखो समझा देता हूं कि स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होने का, पहली बात तो स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस एक बार मैं आपको समझा देता हूं। कि मान लो एग्जाम में आपको सॉल्व करते समय मेरे पास 2 ऑप्शन आए, एक तो मैं लिख दिया y इज इक्वल टू √16, y इज इक्वल टू √16 बेटा। सेकंड में लिखा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब बेटा बच्चे क्या कहेगा कि सर जब मैं नीचे वाले का स्क्वायर रूट लूंगा तो ऊपर वाली तो वैल्यू हो जाएगी,
बट बेटा ध्यान रखना इसका आंसर सिर्फ एक होगा 4, क्योंकि मैंने कहा था स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट इसके आंसर कितने होंगे बेटा, यहां से बेटा मेरे y के 2 आंसर आएंगे, प्लस माइनस। क्लियर हुआ? क्योंकि इसको मैं कैसे करूंगा बेटा, ये बेटा मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16। तो प्लस के लिए +4, माइनस के लिए -4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये दोनों सेम नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। और ऑप्शन में ए और बी में अगर ये आते हैं और मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होता है तो बच्चे दोनों को टिक कराते हैं, बल्कि दोनों अलग अलग है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट फंक्शन अगर मैं कभी भी दे रहा हूं तो बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा कि स्क्वायर रूट अगर फंक्शन की मैं बात करूंगा तो स्क्वायर रूट फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसकी अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्क्वायर रूट के अगर अंदर मैंने नेगेटिव ले लिया तो आपको याद हो -1 क्या था, आयोटा। क्या था बेटा, आयोटा था इमेजिनरी नंबर, मतलब रियल इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना? और मैंने कहा कि फंक्शन का मतलब रियल चीज, फंक्शन का मतलब रियल चीज मतलब, और अगर ये नेगेटिव चला गया मतलब आयोटा हो जाएगा और इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर बेटा मुझे रियल फंक्शन के अंदर खेलना है तो मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि स्क्वायर के अंदर जो भी मेरे पास चीज आएगी बेटा वो ऑलवेज क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो ही मुझे रियल चीज मिलेगी, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। क्या समझ में आया, नहीं आया? इसका मतलब अंदर वाला फंक्शन मेरा ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जांपल मैंने ले लिया x² - 16, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब अंदर वाला फंक्शन बेटा ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैंने लिखा x - 4 × x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा देखो ये बेटा ये मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं x को क्या लूं कि मुझे पॉजिटिव मिल जाए। तो पहली बात देखो मैंने 2 पॉइंट डाल दिए, ये 0 कब हुआ, 4 पे, ये 0 कब हुआ, -4 पे। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की और बेटा मैंने डाल दिए 2 पॉइंट, -4 और 4। ठीक है, अब एक बात सोचना बेटा, अगर मान लो मेरा नंबर 4 से बड़ा है, इधर ये साइड पॉजिटिव इंक्रीज और ये डिक्रीज। ठीक है, अगर मान लो बेटा मेरा नंबर 4 से बड़ा है, जैसे कि मैंने मान लिया 5, मैंने ले लिया 5, तो बेटा अगर मेरा नंबर 4 से बड़ा है तो देखो 4 5 मान लो एग्जांपल 5 तो 5 - 4 पॉजिटिव मिलेगा, 5 + 4 पॉजिटिव मिलेगा, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बेटा ये जोन क्या आ गया, पॉजिटिव का, मतलब इधर की मैं कोई भी वैल्यू डालूं आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, सेकंड जोन क्या है बेटा, -4 से 4 के बीच में। अब -4 से 4 के बीच में मतलब 0 आता है, सिंपल सी बात है। तो एक बात खुद सोचना कि अगर मान लो मेरा नंबर 4 से छोटा है, ध्यान रखना अगर मेरा नंबर 4 से छोटा है बेटा तो बेटा ये मुझे नेगेटिव दे देगा। क्या दे देगा, नेगेटिव। अरे 0 डालो ना, -4, 0 - 4 कितना हुआ, -4, तो बेटा ये मुझे क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। ठीक है ना? बट अभी भी ये वाला जो नंबर है ये नेगेटिव मुझे देगा जब x मेरा -4 से भी छोटा होगा। बट -4 से अगर बड़ा है, मान लो मैंने लिया 0, तो 0 + 4 4 पॉजिटिव मिला। तो बेटा -4 से 4 तक बेटा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे देगा मुझे, नेगेटिव। मतलब इस जोन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और आखिरी बेटा -4 के इस तरफ, तो -4 का इस तरफ मतलब मान लो -3, तो -3 पे ये भी नेगेटिव और -3 नहीं -5, -5 पे ये भी नेगेटिव और -5 पे ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से क्या दे दिया, पॉजिटिव, मतलब वापस मुझे क्या मिल गया, पॉजिटिव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब बेटा अगर मैंने इसके तरफ की -4 से छोटी कोई भी वैल्यू ली या 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू ली बेटा, तो बेटा मुझे आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और मुझे क्या चाहिए था, आंसर भी चाहिए पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 4 यूनियन 4 टू ∞। अगर मेरा x को मैंने -4 से 4 के बीच में ले लिया तो बेटा ये नेगेटिव होते ही इमेजिनरी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरा बेटा ये तरीका जो मैंने आपको बताया बेटा, इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। इसको हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लें, प्रॉपर्ली फिर से आने वाला है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा कि x की पावर इवन नंबर, x की पावर इवन नंबर बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। जैसे मैंने बोला x², x की पावर 4, x की पावर 6 ... x की पावर 2, ये सभी क्या है बेटा, इवन नंबर, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब x², x की पावर इवन नंबर बेटा ऑलवेज 0 या 0 से बड़ी, काम की बात समझना, 0 या 0 से बड़ी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है ना? अगला पॉइंट देखिए बेटा, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, मतलब कोई भी कांस्टेंट टू दी पावर x,
कोई भी कांस्टेंट बेटा a टू दी पावर x में बोल देता हूं, कोई भी कांस्टेंट टू दी पावर x की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बेटा मैं इसको बोलता हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलता हूं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब जीरो से बड़ा। ध्यान रखना, ये वाला जीरो के बराबर हो सकता था, बट बेटा ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा x जब मेरा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो बेटा वो इसकी वैल्यू को बढ़ाता चला जाएगा। और x अगर मान लो ग्रेटर देन जीरो होगा तो, और मान लो x भाई मेरा छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो बेटा नेगेटिव हो गया तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, 1/2 की पावर x में चला जाएगा नेगेटिव होते, क्योंकि -3 का मतलब 1/2 की पावर -3 होती है 1 अरे भाई मैंने समझा नहीं है, मैंने बोला 2 की पावर -3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा 1/2 की पावर 3। यही तो होता है। तो बेटा अगर मेरा x नेगेटिव बेटा, तो मेरा फंक्शन नेगेटिव नीचे चला जाएगा, बट अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। और जीरो होने के लिए बेटा नीचे वाले को इनफाइनाइट टेंड करना पड़ेगा, जो कि इनफाइनाइट एग्जैक्टली नहीं होता। तो बेटा मैं क्या करूंगा? जीरो पे इसको ओपन रखूंगा। ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो बेटा यहां से एक बात हमको सीखने को मिलती है कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपके पास 3 रिजल्ट आए, एक आया 2 की पावर x इक्वल टू -1, एक आया 2 की पावर x इक्वल टू 0, और बेटा एक आया बेटा 2 की पावर x इक्वल टू 1, और बेटा मैंने एक और ले लिया 2 की पावर x इक्वल टू 4। क्या ले लिया? 4। तो बेटा इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव है, और अभी हमने पढ़ा था कि ये ग्रेटर देन 0 होता है। इसका भी नहीं होगा, क्यों? ये 0 है और अभी हमने पढ़ा था ग्रेटर देन 0 होता है। इसका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा? बेटा ध्यान रखना, 1 को हम लिखते हैं बेटा a टू दी पावर 0। क्या लिखते हैं बेटा? a टू दी पावर 0। a कौन सा? अपनी मर्जी का, जो मुझे चाहिए। अब देखो दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे बेस में क्या चाहिए बेटा? मुझे चाहिए बेस में 2। तो मैं 1 को क्या लिखूंगा? 2 की पावर 0। क्या लिखूंगा बेटा? 2 की पावर 0। तो बेटा यहां से मुझे x कितना मिल गया बेटा? यहां से मुझे x मिल गया 0। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अच्छा ये क्या होगा बेटा? तो देखो मैंने कहा ना दोनों का बेस सेम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर। और ये 2 की पावर x, तो बेटा यहां से x कितना आ गया बेटा? यहां से x मुझे मिल गया। तो क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ बेटा? ये था बेटा मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता, 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना। स्क्वायर फंक्शन 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना। इवन पावर फंक्शन 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। ये सर ये क्या लिखा हुआ है सर? ये सर दो डंडे के बीच में अगर मैं x को रखता हूं, इसका मतलब होता है बेटा पॉजिटिव। मॉड x का मतलब होता है बेटा, जरा समझना, अगर आपने पढ़ रखा है तो वेरी गुड, अगर नहीं पढ़ रखा तो बेटा जरा समझिए। बेटा मॉड का काम क्या होता है बेटा? मॉड का काम होता है कि किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देना, किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देना। ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव है तो उसे एज इट इज रहने देना, कोई चेंज ना करना। उसको एज इट इज रहने देना, कोई भी चेंज ना करना। जरा समझना, देखो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? मॉड एक्स ऑटोमेटिक टूट जाता है। अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव तो बेटा वो एज इट इज निकल जाएगी बिना किसी चेंज के। ठीक है। बट अगर ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव बेटा, तो बेटा वो उससे नेगेटिव का मल्टीप्लाई और कर देता है। तो माइनस एक खुद का नेगेटिव था, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, मैं बात कर लेता हूं किसकी? मॉड मॉड -3 की। तो देखो अंदर वाला फंक्शन क्या है इस बार? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बेटा ये नेगेटिव को लेके आएगा और इससे क्या कर देगा? मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या मिल गया? 3। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और मान लो सब 3 होता तो अंदर वाला पॉजिटिव, तो बेटा एज इट इज निकाल देता। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मतलब मॉड का मतलब यूज क्या हुआ सर? बेटा मॉड का सिर्फ एक ही यूज हुआ कि मॉड जो भी मेरा फंक्शन होगा बेटा, वो मुझे ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देगा, चाहे अंदर मैं नेगेटिव डालूं चाहे पॉजिटिव डालूं, वो मुझे क्या देगा? सिर्फ पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज निकाल देगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। तो बेटा हमने यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखा बेटा? यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट और क्या सीखा कि जो मॉडुलस फंक्शन होगा बेटा, वो भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है। अगला चीज समझना बेटा, सम ऑफ 2 एंड मोर पॉजिटिव क्वांटिटीज इक्वल टू 0, देन देयर आर ऑल इक्वल टू 0। इसका मतलब समझिएगा बेटा, मान लो मेरे पास 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है बेटा? पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है।
मतलब पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्वांटिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्वांटिटी है, और उन सभी का सम जीरो चला गया। अब एक बात जोड़ना कि भाई दो के अंदर मैं क्या करूं कि मुझे जीरो मिल जाए। बेटा तो दो के अंदर मुझे -2 ऐड करना पड़ेगा तो ही मुझे जीरो मिलेगा। बट -2 खुद क्या हो गया, नेगेटिव क्वांटिटी हो गया। बट मैं कह रहा हूं कि मुझे दो में कोई भी नेगेटिव नहीं जोड़ना, बट जीरो करना है। कैसे करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो दो के अंदर कोई पॉजिटिव चीज जोड़ने पे बेटा मुझे जीरो मिल ही नहीं सकता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, तीनों का सम जीरो जा रहा है और तीनों ही मेरी पॉजिटिव हैं, तो बेटा ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तीनों खुद जीरो हो जाए। तीनों खुद जीरो हो जाए मतलब पहला भी जीरो, दूसरा भी जीरो और तीसरा भी जीरो। क्या क्लियर हुआ? मतलब तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो तभी हो सकता है जब महोदय खुद जीरो हो जाए। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर तीनों का सम जीरो, इसका मतलब तीनों को खुद जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैंने एग्जांपल लिया बेटा एक, स्क्वायर रूट x-4 प्लस मॉड x-3 प्लस मॉड z-2 इक्वल टू जीरो। तो मैंने कहा ना तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो, इसका मतलब तीनों को जीरो होना पड़ेगा। तो तब ये जीरो होगा ये वाला, तो x कितना मिलेगा 4। जब ये जीरो होगा y कितना मिलेगा 3, और जब ये जीरो होगा z कितना मिलेगा 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर तीन वेरिएबल मैं सॉल्व कैसे करूं, तीन वेरिएबल मैं सॉल्व कैसे करूं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज जाता है। अब एक क्वेश्चन बेटा मैंने और ले लिया, मैंने क्या लिया x-4 मॉड x-3 और x-2। फिर से तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो, मतलब तीनों को जीरो होना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे जीरो करने पे x4, इधर जीरो करने पे x3 और इधर जीरो करने पे बेटा x2। तो मेरे तीन आंसर आए जो कि गलत है। ध्यान रखना बेटा ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है सर? क्योंकि बेटा अगर मैं x को 4 पुट करूंगा तो बेटा वो पूरे में पुट होगा, ये नहीं कि सिर्फ एक में पुट होगा। तो जैसे मान लो मैंने x को 4 पुट किया तो बेटा ये तो जीरो हो गया, बट क्या ये दोनों जीरो होंगे? नहीं होंगे। इधर मुझे मिलेगा 1 और इधर मुझे मिलेगा 2, मतलब नेट आंसर कितना मिलेगा 3। 3 जीरो के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर इधर 3 लिया तो ये जीरो, ये दोनों जीरो नहीं। अगर 2 लिया तो ये जीरो, ये दोनों जीरो नहीं। इसका मतलब मेरा कोई भी कॉमन आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब सर आप बोलोगे सर ठीक है सर, तो फिर ऊपर वाले का सॉल्यूशन कैसे हुआ था? बेटा ऊपर वाले में एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट थे, आपस में कोई भी रिलेशन नहीं था। मतलब मैं x को 4, y को 3 और z को 0 एक साथ पुट कर सकता था। बट इधर तीनों सेम हैं, तो तीनों सेम जाएंगे, या फिर 4 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा। ऐसा नहीं इतने से मैं 4 डाल दिया, इतने से मैं 3 और इतने से मैं 2 जाएगा, तो 7 जाएगा, नहीं तो एक भी नहीं जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ऊपर वाले का सॉल्यूशन था बट नीचे वाले का सॉल्यूशन नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते समय भी दिमाग से करें कि क्या रियलिटी में पॉसिबल है क्या। क्लियर? चलिए, जो मैंने यहाँ आपसे बोला वो मैंने लिख दिया, देयर इज ए नो कॉमन एक्स फॉर विच ऑल थ्री आर जीरो, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है ना? और पिछले क्वेश्चन में एक्स वाई जेड तीनों सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए बेटा वहां पे सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बेटा मैंने आपको तीन केसेस दिए हैं कि ये ट्रू या फॉल्स, मतलब फॉल्स ना भूल गया, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूं ट्रू या फॉल्स, 5 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल ट्रू। ठीक है, बट क्या 5 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है क्या? कंफ्यूज है। या 5 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है क्या? कंफ्यूज है। ट्रू या फॉल्स? बेटा दोनों ट्रू। कैसे समझना बेटा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग बेटा, इसका मीनिंग समझना, इसका मीनिंग होता है बेटा दोनों में से कोई एक, मतलब या फिर तो 5 5 से बड़ा या 5 5 के बराबर। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया बेटा, तो बेटा मैं उसको ट्रू मानूंगा। जैसे इस वाले केस में ये तो ट्रू नहीं है बट ये वाला ट्रू हो गया, तो ट्रू होते ही बेटा मुझे पूरे को ट्रू मानना पड़ेगा। और अगर मान लो यहाँ पे 3 होता, क्या होता 3, तो इधर भी क्या आया था 3 आया था, और इधर भी क्या आया था 3 आया था। उस केस में ये वाला गलत बट ये वाला सही, तो भी बेटा मुझे ट्रू मानना पड़ता है। इसका मतलब दोनों ट्रू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल से पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा क्वाड्रेटिक का। बेटा ये हम क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला बेटा कुछ फॉर्मूले बेटा हमारे बहुत काम आते हैं। एक फॉर्मूला बेटा हमारे पास होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस, अगर मैं दोनों में से ए बी कॉमन 3ab कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है ना। तो बेटा अगर देखो मेरे काम का कॉमनली ये फॉर्मूला नहीं होता, मुझे चाहिए होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इनको एक तरफ रखता हूँ, बाकी पूरे फंक्शन को इस तरफ भेज देता हूँ, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाता है बेटा मुझे फॉर्मूला मिल जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और कैसे लिख सकता हूँ इसको, तो ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों में से अल्फा कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, अल्फा कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या कॉमन क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। तो इसको स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा, दैट इज अल्फा बीटा। क्लियर? मतलब ये और ये बेटा एक ही बात है, तो बेटा इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को इजी कर देता है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है ना। याद रखना है, क्योंकि बेटा ये कई बार क्वेश्चन को सीधे काट देता है। देखो मान लो मुझे ये ऐसे मिल जाता है, देखो मान लो ये क्वेश्चन था, ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी आपने नहीं पढ़ा, आगे आप पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसको सॉल्व करना अगर नॉर्मल मेथड से जाए बेटा तो काफी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशिएशन का मतलब आपको यू बाई वी मेथड लगाना पड़ेगा, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो ये इसके फैक्टर ये दोनों होते हैं, इसका मतलब अगर मैं इसके फैक्टर कहूं तो बेटा एक पार्ट मेरा सीधे कट जाएगा, मुझे सिर्फ इतना सा मिलेगा सॉल्व करने के लिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब जो क्वेश्चन ये था वो कहां से कहां आ गया, वो क्वेश्चन यहां से इतना छोटा बन गया। क्लियर? तो बेटा याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी प्रूफ है। देखो बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ बेटा मेरे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने उसको उसी फॉर्म में अरेंज कर दिया। मैंने बोला इसको ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, ठीक है, इधर क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस का, ठीक है। अब देखो बेटा इसको मैंने मान लिया अल्फा, इसको मैंने मान लिया अल्फा प्लस बीटा, इधर ये पूरा मेरा वापस अल्फा और ये अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया बेटा, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, देखो यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो मैं यहां लिख देता हूं इसको मैं, हाँ जी, मैंने क्या बोला बेटा आपसे, मैंने आपसे बोला ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा ए की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो गया बेटा, ये कट गया, ये पूरा कट गया, यहाँ से 2 कट गया, तो मेरे पास आ गया ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, जो कि बेटा मेरा फॉर्मूला था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा फॉर्मूला बहुत ईजी है बट काम का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला पॉइंट बेटा अगर हम देखते हैं तो बेटा मैंने कुछ ग्राफ्स के बारे में बात की, मैंने कुछ ग्राफ्स के बारे में बात की है, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा देखना, मैंने बोला ए मेरा अगर 1 से लेके 4 है, क्या है बेटा, ए मेरा 1 से लेके 4 है, तो ए स्क्वायर कितना होगा बेटा, बेटा ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1 से लेके 16, कितना हो जाएगा 1 से लेके 16, ठीक है। बट बेटा अगर ए मेरा माइनस 1 से लेके 4 है बेटा, तो कई सारे बच्चे बेटा मेरा आंसर वापस माइनस से 1 से लेके 16 दे देते हैं, जो कि नहीं होगा। जरा समझना क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो जरा समझना इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ए स्क्वायर का मतलब, देखो मैंने कहा था इसका मतलब क्या, रेंज की बात कर रहा हूं, मतलब अगर ए की रेंज ये है तो ए स्क्वायर की रेंज 1 से लेके 16 होगी, ठीक है, ये सही है। बट सेकंड में बेटा मेरा आंसर
1 से लेके 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा समझना बेटा। पहली बात तो मेरा ए स्क्वायर का मतलब मैं पहले ग्राफ क्या बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा। ये मेरा ग्राफ हो गया, एक ग्राफ मैंने ये बना दिया, दूसरा ग्राफ बेटा मैंने ये बना दिया, ठीक है ना। अब जरा समझना बेटा काम की बात कि जब बेटा मैंने 1 से लेके 4 को देखा तो ये बेटा मेरा 1 था और बेटा ये मेरा क्या था, 4 था। तो बेटा 1 के कॉरस्पॉन्डेंस मुझे 1 मिल गया, ठीक है, और बेटा 4 की कॉरस्पॉन्डेंस बेटा मुझे 16 मिल गया। मतलब मेरा आंसर ये बीच का जोन आया। कौन सा, ये बीच का जोन, ये वाली लाइन बेटा मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। तो इसका मिनिमम था 1 और बेटा मैक्सिमम था 16, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई, ठीक है ना। बट बेटा अगर मैंने -1 से लेके 4 लिया, -1 से लेके 4 लिया, क्या लिया, 4, तो बेटा इस बार कौन सा जोन कवर हुआ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा मुझे इस बार ये पूरा जोन कवर करना है, ठीक है। मतलब मैं यहां से मैंने स्टार्ट किया, मैंने पूरा नीचे गया और फिर वापस ऊपर आया, ये बेटा मैंने जोन कवर किया। अब मुझे बताओ इसमें ये तो मैंने 1 बोल दिया और ये बेटा मैंने 16 बोल दिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर मैं बात करूं कि इसका रेंज क्या आया, तो बेटा मेरा फंक्शन -1 पे 1 था, बट घट के कहां गया बेटा, घट के गया 0 और फिर 0 से बढ़ के वापस कहां गया, 16। तो इसकी रेंज क्या आ गई बेटा, इसकी रेंज आ गई बेटा 0 से लेके 16। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मैंने वापस बोल रहा हूं कि अगर मैंने 1 से 4 रखा था तो बेटा मेरे ग्राफ ने हाँ जी, अगर मैंने 1 से लेके 4 रखा था तो बेटा मेरा जो ग्राफ था बेटा उसने सिर्फ ये वाली वैल्यू ली थी। कौन सी, ये वाली, ठीक है ना, इतना वैल्यू लिया था। मतलब ये मेरा मिनिमा और बेटा ये मेरा मैक्सिमा, ठीक है। बट जब बेटा मैंने -1 से 4 लिया बेटा, तो मेरा ग्राफ पहले नीचे गया है फिर ऊपर गया है। मतलब अगर मैं दोनों वैल्यूज को लेता हूं तो बेटा मुझे 1 से लेकर 16 आंसर मिलेगा, जो कि ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा मेरा ग्राफ एक बार 0 भी गया है। तो पहले 1 से घट के 0 गया और फिर 0 से वापस बेटा 16 गया। तो पूरा कितना जोन कवर किया बेटा, इसने टोटल जोन कवर किया बेटा 0 से लेके 16 तक। तो बेटा ए स्क्वायर की रेंज यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, 0 से लेके 16। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? कितनी आई, 0 से लेके 16। और यहाँ पे कितनी आई बेटा, 1 से लेके 16। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्या समझ में आया? यहाँ पे ए कितना था बेटा, यहाँ पे ए था 1 से लेके 4, ये था बेटा मेरे पास ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए बेटा मेरे पास था -1 से 4, ठीक है। और बेटा ये था बेटा मेरे पास वापस। क्लियर? समझ में आया, नहीं आया सभी को? कि बेटा इस बार देखो, जब कभी भी ऐसा हो तो बेटा एक बार कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ के अंदर बेटा आपको प्रॉपर्ली बता देता है कि मेरा कितना जोन डार्क हो रहा है, और जो डो डार्क हो रहा है बेटा उसका रेंज बता दो कि बेटा कितना वो डार्क में कवर अप कर रहा है, ठीक है ना। चलो इसी में हम एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया गिरा, अगर ए मैंने अगर बेटा मैंने ए को ले लिया, ए अगर मान लो बिलोंग्स टू है -5 से 4 तक, तो अब इसकी रेंज क्या होगी बेटा? तो ए स्क्वायर की अगर रेंज बैठे तो बेटा कई बार बच्चे फिर से गलती करके 0 से लेके 16 बोल देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है जरा समझ, मैं कहना पहले ग्राफ बनाओ, पहले क्या बनाओ, ग्राफ, ठीक है। तो चलो ग्राफ की बात कर लेते हैं हम एक बार। ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? अब देखो बेटा -5 का मतलब ये वाला पॉइंट और 4 का मतलब बेटा ये वाला पॉइंट। तो मतलब मेरा डार्क पोर्शन बेटा ये वाला। तो -5 पे बेटा मुझे कितना मिला, 25 मिला, और 4 पे मुझे कितना मिला बेटा, 16 मिला, ठीक है। ए मेरा कितना था बेटा, ए मेरा था -5 से 4। अब एक काम की बात देखना बेटा, मेरा ग्राफ का मैक्सिमा कितना गया बेटा? मेरे ग्राफ का मैक्सिमा गया बेटा 25 कब? जब मेरा एक्स था बेटा -4। मतलब 25 से घट के खा गया, 0 गया,
जीरो से बढ़ के कहां गया 16 गया। तो वाई में मैक्सिमम कितना एरिया कवर अप किया बेटा, वाई में उसने मैक्सिमम एरिया कवर अप किया बेटा 0 से लेके 25। तो बेटा ध्यान रखना वाई में हम जितना कवर अप करते हैं मतलब टोटल हाइट बेटा उसको बोलते हैं रेंज। वही तो आउटपुट होता है ना मेरा। तो बेटा ए स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा बेटा, ए स्क्वायर बेटा लाई करेगा इस बार 0 से लेके 25 तक। क्या समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ध्यान रखना कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो पहले ग्राफ बनाना है उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, ये और समझ लीजिए, ठीक है। बेटा देखो अगर मैं बोलता हूं बेटा एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं बेटा, उसके बाद अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अगर मैं बोलता हूं बेटा 1/x का ग्राफ, 1/x का ग्राफ, तो बेटा इसका जो ग्राफ होता है बेटा वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये बेटा मेरा ग्राफ होता है किसका, 1/x का। कैसे होता है सर, कैसे होता है, कैसे होता है? बेटा देख सिंपल सी बात है, अगर मैं x को बढ़ाऊंगा, अगर मैं x को बढ़ाते जाऊंगा तो बेटा ये ग्राफ 0 होता जाएगा भाई। 1/4, 1/8, 1/9, देखो x बढ़ रहा है, मेरा ग्राफ 0 को टच कर रहा है। 0 नहीं हो रहा, टच कर रहा है, कभी भी 0 नहीं होगा, टच करेगा, ठीक है। बट अगर मैं x को 0 करूंगा, मान लो x को मैंने रख दिया 0 1/x को मैंने रख दिया 0.3, 0.3, तो पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटते ऊपर कितना हो गया 10, मतलब 10/3, कितना आ गया 10/3, मतलब नीचे वाला जितना छोटा होता जाएगा ये फंक्शन मेरा उतना ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0.3 पे मुझे 10/3 मिला। अगर मान लो मैं यहाँ पे 0.03 रखता और छोटा, इस बार 100/3 हो जाता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब जितना फंक्शन मेरा छोटा होता जाएगा बेटा उतना बेटा इनफाइनाइट को जाएगा, बड़ा होता जाएगा, देखो इनफाइनाइट को जा रहा है, और जितना बड़ा होगा बेटा उतना 0 होता जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये बेटा नेगेटिव, एक्स नेगेटिव होने पे नेगेटिव देगा, पॉजिटिव होने पे पॉजिटिव देगा, ठीक है। अब काम की बात समझना, एग्जामिनर ने बोल दिया कि भैया जो एक्स है बेटा मेरे पास, जो मेरे पास एक्स है बेटा, एक्स की रेंज बेटा एग्जामिनर ने बोल दी मुझसे, कितनी बोल दी बेटा, मुझसे उसने बोल दी भाई -1 से 4 ही ले लेते हैं वापस, -1 से 4, ठीक है। 0 हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लेता, ठीक है। अब बेटा मुझे y की रेंज निकालो, ये बेटा मेरा y था, मुझे y की रेंज निकालो। तो मैंने क्या करूंगा बेटा, ध्यान रखना बेटा कभी भी ऐसे, देखो a का इजीली था, बट a स्क्वायर के लिए बेटा मैंने पहले ग्राफ बनाया, एरिया को डार्क किया, जो डार्क एरिया बेटा वही मेरा आंसर था। अब पहली बात तो उसका ग्राफ बन गया। अब x मेरी ये थी, ये लाइन मेरी x होती है, ये लाइन क्या होती है, मेरी x होती है। अब बेटा x पे दोनों पॉइंटों को डाल दो, -1 तो कहीं कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, और बेटा 4 मेरा कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जोन कौन सा डार्क डार्क हुआ बेटा, देखो ये पूरा जोन डार्क हो गया, ये पूरा जोन डार्क हो गया, ठीक है ना, ये पूरा जोन डार्क हो गया, ठीक है। अब जरा काम की बात समझना बेटा, ये थोड़ा सा मैं अलग अलग मार्कर का यूज करूंगा तो शायद ज्यादा क्लियर होगा आपको। हम लाइट मार्कर लेते हैं, हाँ येलो मार्कर लेते हैं। -1 पे बेटा ये था और बेटा 4 पे ये था, ठीक है। तो बेटा y में ग्राफ कितना जाएगा, इतना जाएगा, सिर्फ ये वाला जोन जाएगा, और इधर कितना जाएगा बेटा, ये वाला जोन जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। मतलब अगर मैं x को -1 पुट करता हूं तो बेटा ये मुझे मिलेगा -1, ठीक है। और ये पॉइंट क्या मिलेगा बेटा, ये पॉइंट बेटा मुझे मिलेगा 1/4, ठीक है। अब देखो कवर अप कितना किया बेटा, मेरा y कितना कवर किया, ये वाला y कवर नहीं किया, बच्चा उल्टा लिख देता है, बच्चा ये आंसर ले लेता है, बल्कि ये कवर नहीं किया, क्योंकि मैं देखूंगा तो इतना मुझे जाना है, इसके नीचे मुझे जाना ही नहीं है। मतलब ये आंसर मेरा कभी नहीं आएगा, और ना ही बेटा मेरा कभी ये आंसर आएगा। आंसर कौन सा आएगा, इससे ऊपर वाला और इससे नीचे वाला। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1/4 से इनफाइनाइट। ध्यान रखना बेटा बच्चा उल्टा आंसर देता है, बच्चा आंसर देता है सर -1 से 1/4, जो कि मेरा आंसर नहीं होगा। ध्यान रखना, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये मेरा आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा एक बात मैं आपसे और बता देता हूँ हैंड टू हैंड, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि भैया मान लो एग्जामिनर इधर x ना रख के mod x कर देता, क्या कर देता, mod x, क्या कर देता, mod x कर देता, ठीक है। mod x का मतलब इधर बेटा वो मोड लगा देता। अब मैं क्या करता,
तो बेटा ध्यान रखना, जब भी बेटा मैं मॉड एक्स की बात करूंगा तो बेटा जो भी मेरा ओरिजिनल ग्राफ था, जो भी बेटा मेरा ओरिजिनल ग्राफ था, तो बेटा मैं ओरिजिनल ग्राफ के अंदर जो मेरा ग्राफ था बेटा, ये वाला मेरा ग्राफ था, ठीक है। तो बेटा जब भी मैं मॉड लगाता हूं बेटा, तो जो भी मेरा नेगेटिव ग्राफ होता है बेटा, वो रिफ्लेक्ट होके वाई में चला जाता है। क्या चला जाता है? वाई में। मतलब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट था बेटा, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा। क्या चला जाएगा बेटा? ऐसे चला जाएगा, ये चला गया, ठीक है। और ये वाला ग्राफ बेटा मेरा गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम था नेगेटिव को पॉजिटिव करना, ठीक है। अब इसका एक्स का कहां से कहां तक था बेटा? एक्स मेरा था बेटा -1 से 4 तक, यही तो था। तो चलो नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। -1, तो -1 तो बेटा मेरा ये आ गया, 4 बेटा मेरा ये आ गया। तो -1 पे मुझे क्या दे रहा है? -1 देगा, क्योंकि पॉजिटिव देगा। और बेटा मुझे 4 पे कितना देगा बेटा? 4 पे देगा 1/4। अब एक बार देखो y कितना कवर किया। पहले तो ये जोन कवर किया, ये पूरा, और उसके बाद ये कवर किया। तो y मिनिमम से मिनिमम कितना गया? y मिनिमम से मिनिमम गया बेटा 1/4, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना गया? इनफाइनाइट। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो मेरा y कितना आ गया बेटा? y बिलोंग्स टू 1/4 से इनफाइनाइट। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बेटा देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जाएगा, ये चीज वापस आपके सामने आएंगी, बट अभी जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे इन चीजों की आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। बट थोड़ा सा हिंट देना बेटा मेरे लिए अभी समझना जरूरी था, ठीक है ना। तो जब भी मेरा ऐसा ग्राफ आएगा तो बेटा तो रिफ्लेक्शन में ले लूंगा और बेटा मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा इसका प्रॉपर जो ग्राफ ये रहा, देखो जब मैंने -1 से 1 लिया तो -1 पे देखो मुझे -1 मिल रहा है, 4 पे 4 मिल रहा है। तो जोन कौन सा कवर होगा बेटा? ये नीचे वाला, ये वाला और ये वाला। तो मिनिमम से मिनिमम कितना गया? -1.8, -1 से कितना गया? -1 तक। उसके बाद -1 से 4 तक कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि एक्स ही नहीं है, ठीक है। फिर बेटा कहां से कहां तक गया बेटा? फिर बेटा -4 से इनफाइनाइट, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फिर मॉड का आंसर देखिए बेटा। मॉड में पहले -1 से स्टार्ट किया तो ऊपर जाएगा ग्राफ पहले, उसके बाद वापस नीचे आएगा, कहां तक आएगा बेटा? 1/4 तक। तो नेट आंसर कितना है बेटा? जो मेरा मिनिमम कितना था 1/4 और मैक्सिमम कितना था? इनफाइनाइट, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास बेटा आपकी जो भी होगी बेटा वहां से हम स्टार्ट करेंगे इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी आपके, चलो इंटरवल्स को पढ़ लेते हैं जिससे कि इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाए। इंटरवल बेटा दो तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन का मतलब बेटा जो भी मैं एक्सट्रीम बॉर्डर ले रहा हूं वो नहीं लूंगा, क्लोज का मतलब एक्सट्रीम बॉर्डर लूंगा। सिंपल सी बात समझना कि अगर बेटा मैं लास्ट के पॉइंट पे इक्वल टू लगा देता हूं तो बेटा इसको मैं बोलता हूं क्लोज इंटरवल। क्या बोलता हूं? क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा 4 पे बेटा डॉट लगाना। क्या लगाना? डॉट। इंटरवल का मतलब इसके बीच की आने वाली सभी वैल्यूज को मैं बोलूंगा बेटा इंटरवल में। तो बेटा मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू, सिंबल बेटा ये वाला होता है, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। बट अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब एक x 1 से बड़ा है 4 से छोटा है, मतलब सर क्या 1.111 काउंट 1.111 x होगा, बट 1 नहीं होगा। अच्छा 1.0001 x होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि x 1 से बड़ा है 1 नहीं है। तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ओपन, इधर गोला काट देना। क्या कर देना? गोला काट देना। इसको मैं बोलता हूँ ओपन इंटरवल। सिंबॉलिक फॉर्म बेटा इस बार ये ऐसे चलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अच्छा सर अगर मान लो बेटा इधर मैं इक्वल टू कर देता तो बेटा एक तरफ क्लोज हो जाता, एक तरफ ओपन हो जाता। क्लियर? वो भी पॉसिबल है, ठीक है ना। अगली क्लास बेटा हमारी जो भी होगी थोड़ा सा इसका इंटरवल का रिवाइज करेंगे, उसका बेटा हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी, बेसिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू।